जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मात्र 18 घंटा में 180 न्यू सब्सक्राइबर को जोड़े हैं और एक ही दिन में 1100 यानी 18 घंटा में ही आप लोगों ने देखा। इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने एक दूसरे को शेयर किया है। और यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं या किसी रेलवे या अन्य प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और आपका मैथ कमज़ोर है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मेरे दोस्त, जैसे आज दिन में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन भिन्न के बारे में, और मैंने बताया था कि एक दिन में 2 टॉपिक लेकर चलूंगा। यदि भिन्न को लेकर चल रहा हूं तो एक साथ में दूसरा भी लेकर चलूंगा। तो हम अभी जो लेकर चलेंगे, अभी रात में 10 बज रहा है, तो हम अभी चलेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? संख्या एवं संख्या पद्धति। क्योंकि सिविल कोड का 2 महीना में एग्जाम होगा और चाहेंगे कि आराम से हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब हिंदी पढ़ना है, इसी में इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद यदि आप क्लर्क का भरे हैं तो उसमें जीके जीएस, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग भी पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अभी हम लोग प्यून को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में हम क्लर्क का भी लेकर चलेंगे, क्योंकि हम खुद क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की कितने प्रणाली है आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ये सब 5, 6, 7, 8 क्लास का सवाल है। संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी हैं? तो मेरे दोस्त, यदि आपको मालूम नहीं है तो आप सीधा सीधा कहिएगा संख्याओं को पढ़ने और लिखने की 3 विधियाँ है। कितना विधियाँ है मेरे दोस्त? संख्याओं को लिखने और पढ़ने की 3 विधियाँ है। तो कौन कौन सा विधि है मेरे दोस्त? तो सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली। आप कहाँ, किस देश में रहते हैं? तो भारत में। आप कौन हो? तो भारतीय हैं। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, तो हम भारत के बारे में जानेंगे। कौन सा मेरे दोस्त? भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आपको लग रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, जैसे आज आप लोगों ने किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ? भारतीय गणना प्रणाली। ठीक है, आप याद हमारे साथ में आप भी बोलिएगा। देखिए, वीडियो आप देखिएगा ना, हम लेक्चर टाइप से पढ़ाते हैं, बोर्ड पर लिख कर हम समझा नहीं देते हैं। ठीक है, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो मेरे साथ आप भी बोलिएगा, कहीं अस्थिरा में बैठिए, जो बोल रहा हूँ वो आप भी बोलिए। संख्या एवं संख्या पद्धति। तो संख्याओं को हम कितने तरह से लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ हैं? तो 3 गो है। कौन कौन? तो सबसे पहले भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय गणना प्रणाली। कौन सा? भारतीय गणना प्रणाली। दूसरा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा मेरे दोस्त? तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, कौन सा हो गया? अब देखिए, हम अपने देश से बाहर जाएंगे तो विदेश में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब 3 नंबर में कौन सा होगा मेरे दोस्त? तो रोमन प्रणाली। कौन सा होगा? रोमन प्रणाली। ठीक है, रोमन प्रणाली। अब आपको संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूँ और फ्रैक्शन का भी टॉपिक डाल चुका हूँ, उसका भी शुरुआत किया हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की कितने प्रणालियाँ? 3 गो। भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, रोमन प्रणाली। यदि लिखना है तो आप लिखिए मेरे साथ में, और नहीं लिखना है तो आपको PDF में हम दे दूँगा। आप बिल्कुल निःशुल्क दूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, कि किसी भी तरह के पैसा नहीं लूँगा। ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो पैसा नहीं लेता हूँ, तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो क्या पैसा लूँगा? बस आप लोग हमको भी सपोर्ट करिए और मैं आपको करता हूँ। तो ये 3 गो हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिर्फ भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली के बारे में। तो भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली, इसको हम कहते हैं दशमिक प्रणाली। क्या कहते हैं? दशमिक प्रणाली। अब बताइए ये क्या है मेरे दोस्त? भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली क्या है? तो देखिए, भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबिक गणना प्रणाली भी कहते हैं। कौन सा? इसको हम कह सकते हैं हिंदू ऐसे ही नहीं लिखाएगा भाई, है ऐसे लिखाएगा कि इस पर लिखाएगा? हिंदू
अरबिक प्रणाली, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली। इसको क्या कह सकते हैं? भारतीय गणना प्रणाली को हम हिंदू अरबिक गणना प्रणाली भी कह सकते हैं। इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। कितने संकेत का? हम 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। अब 10 संकेत का प्रयोग करते हैं। ये संकेत कौन सा कहलाएगा? तो हिंदू न्यूमरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदू अरबिक न्यूमरल कहलाएगा। न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहलाएगा। तो कितने संकेत होंगे? 10। तो ये 10 कौन सा अंक होगा मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ये जो 10 होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ये आपको हिंदू अरबिक प्रणाली है। तो इसी को हम भारतीय गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली या हिंदू अरबिक गणना प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक प्रणाली कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। इतना समझ में आ गया? इन संकेत की सहायता से हम बड़ी सी बड़ी संख्या अथवा छोटी सी छोटी किसी भी प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं? इससे बताइए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं कि नहीं? इसी में से ले लीजिए 999999999। अब बड़ी संख्या बन गया कि नहीं? अगर छोटी संख्या बनाना है तो 1 0 0 0 0 0 1 2 3 कुछ भी लिखिए, कैसा भी संख्या हम बना सकते हैं कि नहीं? तो अब याद नहीं करना है। देखिए मेरे साथ अब मन में सोचिएगा और सोच के आप कहिएगा कि भैया संख्या एवं संख्या पद्धति हम जब पढ़ रहे हैं तो संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ कितनी है? तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने की प्रणालियाँ 3 गो है। तो 3 गो है तो कौन कौन है? याद करने का सही तरीका होता है अपने में हमेशा गुनगुनाओ, दूसरे को मत देखो, उसको कहने दो कि तुम पागल हो। कोई बात नहीं, हम पागल हैं। हर जितने भी इतिहास रचे हैं सब लोग पागल ही होते हैं, अच्छे लोग इतिहास नहीं रचते हैं। यदि आपको भी बिहार सिविल कोड सीटेट को क्वालिफाई करना है तो आपको पागल बनना होगा। अब 3 गो हो गया तो सबसे कौन? तो हम भारत देश में रहते हैं तो भारतीय गणना प्रणाली, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, एक है रोमन प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या है? तो 0 से लेकर 10 तक ये आपका भारतीय गणना प्रणाली है। इसको हम हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, हिंदू न्यूमरल्स भी कहते हैं। उसके बाद में एक और कहते हैं दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। इसको इतना नामों से संबोधित किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? इससे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। इन संकेतों की सहायता से हम बता ही दिए कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निर्माण कर सकते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः हम इकाई दहाई का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का मेरे दोस्त? इकाई दहाई का। तो इसको हम मिटाएं, ठीक है। तो किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो इकाई दहाई का। तो हिंदू अरबिक प्रणाली में हम लोग इकाई दहाई का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संघ, 10 संघ, महासंघ, इस तरह से करते हैं। ठीक है, भुला गए होंगे तो माफ़ कीजिएगा नहीं याद होगा तो। अब हम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लीजिए। ठीक, हम लेते हैं 43 43 25 43 25 52, ठीक है, कुछ भी ले लीजिएगा। 43 25 23 से 71 6 ले लीजिए। चलिए हम एक ले लेते हैं 23 71 6। अब ये संख्या हो गया। अब हम इसको कितना लिखें? अब इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे तो 4 3 2 5। चलिए ये पहले देख लीजिए। अब बताइए कितना है? तो इकाई दहाई हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो जो ये है तो कितना है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 करोड़। क्या लिखेंगे? 10 करोड़ लिखेंगे, 10 करोड़, ठीक है। अब ये क्या है? तो ये करोड़ है। ये क्या हो गया? करोड़ हो गया। अब ये क्या है? तो फिर यहाँ के बाद में देखिए तो ये इकाई दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या है? 10 लाख, क्या है? तो 10 लाख। इसको हम क्या लिखेंगे? 10 लाख। इसको क्या लिखेंगे? तो लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त?
लाख लिखेंगे। अब इसी में देख लीजिए क्या बचा, फिर 43 25 लिख दिए, 43 25। अब 23 71 6, 2 3 23 71 6। अब इसको क्या कहेंगे 23 71 6 को, बताइए। तो इसको लाख हो गया, तो लाख के बाद में क्या आएगा 10,000, 10,000, ठीक है। 10,000 के बाद में क्या आएगा सिर्फ 1000, और 1000 के बाद में क्या आएगा सैकड़ा, क्या सैकड़ा। इसके बाद में क्या आएगा दहाई, तब क्या आएगा मेरे दोस्त इकाई। अब आया, अब इसको हम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताइए। तो लिखेंगे, अब बताइए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी यहाँ 4 आया, यहाँ 3, तो 10 करोड़, तो यानी 43 करोड़। कितना करोड़ 43 करोड़, दोनों एक साथ में कहेंगे ना 43 करोड़। अब कितना लाख, तो यहाँ 2 5 25 लाख, कितना लाख 25 लाख। ये 1000 कितना 23,000 और 716, 23,716। तो इसको हम एक साथ में सब पढ़ेंगे तो 43 करोड़, ठीक है, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। कितना पढ़ेंगे मेरे दोस्त 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ये आपका हिंदू अरबिक प्रणाली में पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इधर और बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। इसके बारे में जब डिटेल में जाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब इसी में हम इसी में पढ़ेंगे, किस में हिंदू अरबिक में, हिंदू अरबिक में पढ़ेंगे। अब इसी में एक स्थानीय मान आता है। क्या आता है मेरे दोस्त स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान, हम इसी के साथ में चलेंगे स्थानीय मान। अब बताइए स्थानीय मान किसे कहेंगे। तो देखिए ये जो होता है इकाई का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान हमेशा वही रहता है। स्थानीय मान क्या रहता है बताइए, वही रहता है कि बदलता है। तो इकाई का स्थानीय मान 1 होता है। इकाई का स्थानीय मान क्या होता है 1, और दहाई का 10, और सैकड़ा के 100। ऐसे ही होगा ना। अब मान लीजिए एक संख्या दे रहे हैं 8 5 4 3। अब इसमें कहेंगे 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिएगा कितने अंक पे है 1 2 अंक पे है। तो इस 4 को यहाँ पे लिख कर इसके बाद में जितना अंक होगा ना तो उसको 0 कर दिया जाता है। यदि 8 का स्थानीय मान पूछे था तो क्या करते हैं 8 लिख कर और 3 को 0 कर देते हैं। आया समझ में। ये स्थानीय मान है। जहाँ जिस अंक को कहेगा उसको लिख कर उसके बाद में जितना भी अंक होगा ना तो उस सबको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब स्थानीय मान में देखिए जैसे हम एक कर रहे हैं, मान लीजिए 50 48 563, 50 48 563। अब इतना हुआ तो इसमें से कहेगा 5 का स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो यहाँ 5 एक ये है और एक ये है, इन दोनों स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पहले बताइए तो ये क्या है, कितना है, तो 5 है। तो हम क्या लिखेंगे 5 और गुने कितना अंक है 2 है, 1 0। अब फिर इसके बाद में 5 है तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। उसके बाद में कितना अंक है तो 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखेंगे 5 और 1 2 3 4 5 6। और 5 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 500, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब इसको गुना करिए, इसको गुना करेंगे कितना हो तो 5 पर 2 2 4 2 6 को 0 हो जाएगा। 5 पर 1 2 3 4 5 6 को 0 हो जाएगा। अब क्या हमसे कह रहा है अंतर, हम क्या कहें अंतर निकालने के लिए। तो अंतर निकालने के लिए क्या कहेंगे अंतर इक्वल टू, तो पहले कितना है 5 पे 6 को 0 माइनस क्या हो जाएगा 500। अब ये घटेगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ 10 में से 0 गया, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 5 गया 5 होगा, 10 में से 5 गया 5 होगा। अब इसके बाद में क्या होगा 9, फिर 9, फिर 9, ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया।
जब स्थानीय मान का अंतर कहेगा और एक ही अंक क्या कहेगा 5 5 का, तो यहाँ तक 5 5 और 5 और 8 का कहेगा तो फिर 8 वाला ले लेंगे और एक खाली 5 वाला ले लेंगे। इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा स्थानीय मान। कितना मिनट हो गया है। जातीय मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, तो जातीय मान के देख लीजिए कि जातीय मान क्या होता है। अब जातीय मान में क्या होगा कि जो जैसा रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे, जैसे 50 48 6। अब इसमें से कहेगा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। स्थानीय मान को होता है 4 का, तो क्या होता है 4 देकर 2 को 0, लेकिन जातीय मान कहेगा तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 4। उसी अंक को लिख देंगे, वो जातीय मान हो गया। तो अब समझ प्रणाली में, भारतीय गणना प्रणाली में ही हम लोगों ने देखा, क्या देखा भैया, स्थानीय मान और जातीय मान। अब जातीय मान तक हो गया। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती। क्या देखते हैं मेरे दोस्त, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब लिख देगा 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो मेरे दोस्त यदि आपको क्वेश्चन दे देगा, देखिए सिंपल ही देगा। सी टेट में और बिहार सिविल कोड के जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो दम 7 8 6 5 4 इसी क्लास से देगा, ज़्यादा हार्ड नहीं देगा। तो 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो कहेगा किसी संख्या में 1 घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो 8 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7। यही हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पूर्ववर्ती संख्या होगा। 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या। और यही कह देगा कि ठीक है उत्तरवर्ती संख्या बताइए कि उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब भैया उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, अब बताइए। हम लोग संख्या पद्धति पर है ना, तो उत्तरवर्ती संख्या का है तो कहेगा किसी संख्या में 1 जोड़ देना तो वो हो जाएगा उत्तरवर्ती संख्या। तो मान लीजिए कि हम 12 हैं और 1 जोड़ दिए तो 12 का उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या समझ में आ गया। तो ये भारतीय गणना प्रणाली का आज टॉपिक खत्म हुआ। फिर इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, फिर क्या बनाएंगे, रोमन प्रणाली। ठीक है, तो अभी के लिए हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल KDF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों मैंने बिहार सिविल कोड और सी टेट की तैयारी के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप रेलवे की तैयारी, SSC की तैयारी या वायुसेना की तैयारी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। और नए होंगे तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। कल संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब हम देखेंगे भारतीय गणना प्रणाली देख लिए हैं संख्या एवं संख्या पद्धति में। आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। भैया अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली क्या है, तो यह गणना प्रणाली विश्व की प्रसिद्ध प्रचलित प्रणाली है। क्या है, विश्व की प्रसिद्ध प्रचलित प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ब्रिटिश हुकूमत। ठीक है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ये प्रचलित प्रणाली है। अब इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए हम क्रमशः क्या प्रयोग करते हैं। देखिए भारतीय गणना प्रणाली में हम क्या करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से कर रहे थे ना। लेकिन इसमें कुछ जाकर चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखिए हम जहाँ तक लिखते हैं वहाँ तक लिख लीजिए। पहले इकाई, ठीक है, उसके बाद में दहाई, फिर क्या होगा सैकड़ा, फिर क्या होगा मेरे दोस्त हजार, फिर क्या होगा मेरे दोस्त 10,000। यहाँ तक हुआ। तो इतना तो भारतीय गणना प्रणाली में भी था। 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 भारतीय गणना प्रणाली में था कि नहीं था, था। अब देखिए लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में यहाँ से बदल जाएगा मेरे दोस्त। इसके पहले वाला आप याद किए होंगे तो सही है, नहीं याद किए होंगे तो आपका बिहार सिविल कोड का आप एक हाली जज बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो प्यून का भी नौकरी नहीं मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कंपटीशन हार्ड है। बहुत से लड़का फॉर्म भरे हैं क्योंकि 10 क्लास पे ही हैं। तो 10,000 है तो 10,000 के बाद में इसमें क्या आएगा, तो 100,000 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, 10,000 के बाद में यहाँ पे आएगा 100,000।
100,000। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है। 100,000 के बाद में क्या आएगा? वहाँ 10,000 के बाद में आ रहा था लाख, 10 लाख आ रहा था, तो यहाँ 100,000 हो गया। तो अब 100,000 के बाद में होगा मिलियन। क्या होगा मेरे दोस्त? मिलियन होगा। मिलियन में हम खेलेंगे। मिलियन के बाद में क्या होगा? तो मिलियन के बाद में 10 मिलियन होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 10 मिलियन होगा। ये कहा जाता है मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन का प्रयोग कहाँ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में होता है। कहाँ होता है? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो 10 मिलियन के बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? तो 100 मिलियन। क्या आएगा? 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन ETC। चलिए, तो इसको हम क्या समझ लेंगे? इसको क्या इन संकेतों का प्रयोग होता तो हम जान जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है। तो इसमें क्या चलेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये भारतीय गणना प्रणाली में भी यहाँ तक चला था, लेकिन 10,000 के बाद में आ जाएगा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अंक पर देख लेते हैं, जैसे उसमें देखे थे। अब इसको मिटा देना, तो मिटा देते हैं। इसमें देखते हैं, इसको ब्रिटिश गणना प्रणाली भी कहते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको हम चलते हैं, लिखते हैं वैसे ही उदाहरण लेते हैं। 43, 25, 23, 71, 6। 43, 25, 23, 71, 6। अब इसमें देखिए वैसे ही हम इसको भी तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? अब 43, 25, 23, 71, 6। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे बताइए? उसमें पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम 43 करोड़ 25 लाख 23,716 पढ़ रहे थे। किस में? भारतीय गणना प्रणाली में। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? 432 मिलियन। 432 मिलियन कितना? 432 मिलियन 523,000। 523,000 तब 700 कितना? 16। 716। फिर से देखिए, 432 मिलियन कितना? 432 मिलियन। उसके बाद में 523,000, 523,000 और 716। अब मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको क्या मानेंगे बताइए? कितना मिलियन मानेंगे? तो यहाँ पर हम जाएंगे तो इसको 100 मिलियन मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मिलियन। 4 को क्या कहेंगे? 100 मिलियन मेरे दोस्त। तो 3 को क्या कहेंगे? तो 10 मिलियन कहेंगे ना। इसको क्या कहेंगे? 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद में ना 100 मिलियन हुआ है। इसके पहले जो मिटा दिए हैं बोर्ड पे, कापी पे लिखे होंगे तो मिला लीजिएगा, तो 10 मिलियन होगा। उसके बाद में 2 है, तो 2 को हम क्या कहेंगे? तो मिलियन, 10 मिलियन, तब 100 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा? मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मिलियन हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? मिलियन हो जाएगा। तो 432 मिलियन ये हो गया। अब 5 को क्या कहेंगे? 5 को क्या कहेंगे? तो 100,000। वहाँ पर 1000 था, तो 10,000 तब 100,000। तो इसको क्या कहेंगे? 100,000। अब आप बताइए 5 के बाद में क्या है? 2। तो 2 को क्या कहेंगे? 100,000 है, तो यहाँ पर 2 को क्या कहेंगे? तो 100,000 के पहले क्या आएगा? तो 10,000 मेरे दोस्त। कहाँ आप लोग का दिमाग रहता है? ऐसा ही बिहार सिविल कोर्ट में जाइएगा, हैं, CTET की तैयारी होगा। 5, 100,000 तो 2। अब 2 के बाद में क्या है? 3। तो 3 को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो 1000 के बाद ही तो 10,000 होता है, तो इसको क्या कहेंगे? 1000। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? 1000। अब क्या बचा? 7। तो 7 को क्या बोलेंगे? तो 100 बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? 700। ये सैकड़ा है, तो ये हो गया सैकड़ा। 100 कहिए चाहे सैकड़ा कह दीजिए, ठीक है, सैकड़ा कह दीजिए। उसके बाद में क्या है? 1। तो 1 क्या है? दहाई है नहीं है। 6 क्या है? इकाई है। अरे सुनो, अगर जी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीक़ा से पढ़ाएंगे। देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको नहीं समझ में आए तो बताइएगा, दूसरे तरीक़ा से बताएंगे या 2 बार समझाएंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली या भारतीय गणना प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है कि नहीं? भारतीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इस तरह से पढ़ रहे थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के बाद में एक 10,000 है, उसके बाद में लाख नहीं 100,000, तब मिलियन, तो 10 मिलियन, तो 100 मिलियन, ऐसे आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे?
अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, कोई दिक्कत? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, तभी मेरे दोस्त हमें भी हौसला मिलेगा। आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है कि 140 लोग नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, तो आप लोगों का प्यार है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी प्रोत्साहित मिलेगा। और मैं हर वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश और मैथ सबका और जीके जीएस का तो डाल ही देता हूँ, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम कल पढ़ाएंगे रोमन प्रणाली हैं। अब हम पढ़ेंगे आज रोमन प्रणाली। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? रोमन प्रणाली। तो रोमन प्रणाली में अब हम क्या पढ़ेंगे? तो रोमन प्रणाली में क्या पढ़ेंगे? देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका 1 2 कैसे लिखा जाता है। भारतीय गणना प्रणाली में कैसे था? 1 2 3 ऐसे था ना। तो रोमन प्रणाली में कुछ थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए ये हो गया 1, ठीक है, आई जैसा। 2 गो रहेगा तो 2 और 3 गो रहेगा तो 3 और 4 रहेगा ऐसे, 5 रहेगा ऐसे, 6 रहेगा ऐसे, 7 रहेगा ऐसे, 8 रहेगा ऐसे, 9 रहेगा ऐसे और 10 को कहा जाता है x को कहा जाता है 10। उसके बाद में 11 कैसे होगा मेरे दोस्त? तो 11 कैसे होगा? तो x के बाद में आई दे देंगे, ये वाला आ जाएगा, फिर x के बाद में डबल ये आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, x के बाद में 3 को आ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा, x के बाद में आई भी लगा देंगे तो 14 हो जाएगा, x के बाद में भी लगा देंगे तो 15 हो जाएगा, x के बाद में भी आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, हाँ। तो x के बाद में डबल आई लगा देंगे तो 17 हो जाएगा, x के बाद में ये 3 में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 19 का होगा तो x के आई x 19 हो जाएगा और 20 के क्या होगा? डबल x क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। प्रणाली में समझ में आ गया कि क्या है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सीख जाएंगे तो 20 तक आ जाएगा। तो 10 हो गया तो 10 लिखे ना, तो 10 को लिख कर ही 1 को लिख दीजिएगा, 10 को लिख कर ही 2 को लिख दीजिएगा, 10 को लिख कर ही 3 x माने 10 हो गया तो 10 को लिख कर 3 13, 10 लिख कर 4 लिख दीजिएगा 14, 10 लिख कर 5 लिख दीजिएगा 15, वैसे ही टोटल है। तो आपको पहले 10 तक लिखने आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 20 के बाद में क्या आएगा मेरे दोस्त? 20 के बाद में अब हम देखेंगे तो 30 को कैसे कहेंगे? तो 30 को मेरे दोस्त कहेंगे x x x, 3 बार रिपीट होता है, 4 बार नहीं होता है। 30। अब 40 को क्या कहते हैं? 40 को XL, 40 को XL। तो सर 40 को XL क्यों कहते हैं? तो हम बताएंगे XL क्यों लिखा गया है। 50 को हम क्या लिखेंगे? 50 को क्या लिखेंगे? तो L लिखेंगे। 50 को क्या लिखेंगे? L। तो क्या सॉरी L कैसे आ गया? अब सब समझ में नहीं आ रहा है। अब 100 को क्या लिखेंगे? तो 100 को लिखेंगे C। क्या लिखेंगे? C। 100 को क्या लिखेंगे? C। आप 500 के क्या लिखेंगे? 500 को लिखेंगे D। 500 को क्या लिखेंगे? D। और 1000 को क्या लिखेंगे? तो M फॉर मिथुन, M फॉर मिथिलेश। मेरा नाम आ गया, मैं सबसे अमीर हूँ। 1000। तो आप लोग भी 1000 सब्सक्राइबर जरूर करा दीजिएगा, तब आप M बनेंगे। ठीक है, यानी हमसे आप लोगों का जुड़ाव होगा। तो 1000 को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मजाक है, 1000 को हम M कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। 30 को कहेंगे XXX, 30 को क्या कहेंगे? XXX, 40 को क्या कहेंगे? XL, 50 को क्या कहेंगे? L, और 100 को क्या कहेंगे? C। अभी समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया? अब चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए ये तो हो गया रोमन प्रणाली, और अगर हिंदू अरबिक प्रणाली लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये हिंदू अरबिक प्रणाली है। 7 8 9 10 आया। और ये नीचे वाला क्या हो गया? रोमन प्रणाली। ठीक, अब हम चलते हैं, इसको फिर से आपको समझाते हैं। फिर से इसको हम समझाते हैं। अब सवाल इससे कैसे बनाइएगा ये चीज़ को हम समझाते हैं रोमन प्रणाली में। रोमन प्रणाली में तो पहले ट्रिक देखिए, हम क्या करेंगे? 4 अक्षर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। एक आई के मतलब 1, ठीक, आई के मतलब 1, भी के मतलब 5,
ठीक। उसके बाद में x के मतलब 10, इतना तो जानते हैं। उसके बाद में x के बाद में l के बाद में 50, फिर l के बाद में c, तो c को क्या कहेंगे 100, फिर बाद में d को क्या कहेंगे 500, और उसके बाद में m को 1000, इतना कहेंगे ना। अब देखिए आपको याद करने के तरीका, ये तो आपको यादें है i, फिर v 5, तब 5 10, x को क्या कहेंगे 10, तब 5 10 50, l को कहेंगे 50, l को क्या कहेंगे 50, और c को 100। तो यहाँ ये याद रखिएगा LCD, क्या याद रखिएगा LCD टीवी ये है तो LCD, तब 50 50 दूनी 100 100 पचे 500, 50 50 100 100 पचे 500, 50 100 और 500 LCD, ठीक LCD। और इसमें एक कॉमन फैक्टर देखिएगा, I जो है 1 है, X जो है इसमें 1 है, C जो है 1 है, और M जो है 1 है। इसमें एक एक चीज़ इसमें फैक्ट है, I के 1, X के 1, C के 1, M के 1 आया। अब इसको हम रूल देखेंगे, इतना आपको तो याद करने के लिए लिखे। अब रूल देखेंगे कैसे सवाल बनाएंगे। देखिए जो I है, जो X है, उसके बाद में जो C है और जो M है, ये सिर्फ 4 को रिपीट किया जाता है। I X C M को रिपीट किया जाता है। तो रिपीट करेंगे तो कितना बार करेंगे, तो ये जो रिपीट होगा ना तो मात्र 3 बार, यही 3 गो अक्षर 1 2 3 4 गो रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो अधिकतम 3 बार ही रिपीट होगा। रूल 1 में देखिए, तो रूल 1 में आएगा I X C D, ये रिपीट करके कोई भी अक्षर 30 40 50 60 70 80 90 100 500 200 400 600 जो भी बनाएगा तो ये इसी अक्षर से बनाएगा। और कितना बार ये रिपीट होगा, मात्र 3 बार। और मान लीजिए जैसे हमको 30 लिखना है, क्या लिखना है 30 लिखना है, तो हम 30 कैसे लिखेंगे भाई, तो 10 है तो x 3 बार x लिखेंगे तो 30 लिखा जाएगा, 3 बार x लिखेंगे तो 30 लिखा जाएगा, आए 3 बार। और मान लीजिए कि I है तो हम I को कितना बार लिख सकते हैं, तो 3 बार ही लिख सकते हैं। I कितना बार लिख सकते हैं, I 3 बार। अब X है, X का हो गया, C को लिखना होगा तो C, तो C के मतलब क्या होता है 100 है, तो 100 200 300 लिखना हो तो C लिखेंगे। लेकिन 400 लिखना हो तो 4 बार x मत लगा दीजिएगा, मात्र अधिकतम 3 बार ही कर सकते हैं। कितना बार, 3 बार ही कर सकते हैं। इसको 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। कितना बार, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 4 बार नहीं। अब C हो गया 100, 3000 जब लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे M 3 बार लिख देंगे तो 1000 3000 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि भैया हम 3 ही बार रिपीट करके कोई अक्षर लिख सकते हैं। और रिपीट भी होगा तो कौन कौन, I X C D, यानी यहाँ घेरे हैं देखिए I X C और M, I X C M 4 ही अक्षर रिपीट होगा, लेकिन कितना बार होगा, 3 बार होगा। इसी 3 बार से कोई भी संख्या बना सकता है। अब हमको देखना है कि भैया ठीक है 30 तो बन गया, लेकिन सर हमको 40 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए रूल 2 लिखिएगा, रूल 2। अब क्या लिखना है, रूल 2 लिखिएगा। तो रूल 2 में क्या कहेगा मेरे दोस्त, देखिए रूल 2। अब रूल 2 में कहेगा कि छोटी वैल्यू बाद में आएगी, यदि छोटी वैल्यू बाद में आएगी तो मान प्लस होगा। क्या, छोटी वैल्यू, छोटी मान बाद में आया तो क्या होगा, प्लस। बाद में आया तो प्लस और होगा, जबकि पहले आने पर क्या होगा, अब पहले आने पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहले आने पर माइनस। अब क्या है,
मतलब बाद में आएगा, छोटी मान बाद में आएगा तो प्लस, अब पहले आएगा तो माइनस। अब ये क्या है सर, हमको समझ में नहीं है। तो अब मान लीजिए जैसे आपको लिखना है, यहाँ पर तो 30 लिख दिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, 3 बार रिपीट करना है, यहाँ पर दिखाई देगा। अब मान लीजिए आपको लिखना है 40 लिखना है, तो पहले 50 हम लिखेंगे। 50 को क्या कहते हैं, 50 को एल कहते हैं। और 50 को एल कहते हैं तो हम जानते हैं कि 40 लिखना है, तो 40 लिखना है, तो मान क्या हो रहा है, मान छोटा हो रहा है, घट रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके पहले क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, यानी 10 घट गया। 50 में से 10 घट गया, छोटा मान आएगा तो सॉरी छोटी मान बाद में आया तो प्लस, पहले आया, हाँ पहले आया तो क्या होगा, माइनस। तो 50 में से 10 गया तो क्या हो गया, XL बराबर 40 होगा, XL बराबर 40 होगा। बताइए, पहले लगा दे तो क्या होगा, 50 माइनस 10, L बराबर क्या होता है, 50, L बराबर 50 होता है। और ये अब 60 लिखना हो तो क्या करेंगे, और यदि हमको लिखना है 60, तो अब 60 को क्या कहेंगे, तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे L के बराबर 50, तो भाई L हो गया। अब क्या होगा, छोटी मान बाद में आया तो प्लस, अब बाद में आएगा तो L के जगह बाद में क्या होगा, x, तो यानी 50 10 क्या हो जाएगा, 60, तो LX बराबर 60 आया। अगर 70 लिखना हो तो क्या करेंगे, तो फिर L तो हो ही जाएगा, 50 पर से 2 वाली जोड़ना पड़ेगा ना, 10 10, तो LXX क्या हो जाएगा, 70। छोटी मान बाद में आया तो प्लस है, सब छोटी बात 50 से क्या है, छोटी है, तो बाद में आया तो 70। अब आपको 80 लिखना है तो क्या करेंगे, LXXX क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फिर हमको लिखना है, ये अपना लिखते चलिएगा, चाहे PDF दे दूंगा। अब हमको लिखना है 100, क्या लिखना है, 100, तो 100 को क्या लिखे हैं भाई, C, 100 को क्या लिखे हैं, C। अब हमको लिखना है 130, 130 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, है C तो रबे करिए, अब बाद में आवता तो छोटी मान, तो हम क्या करेंगे, x गुने x 3 बार तो लिख सकते हैं ना, तो 130। अब हमको 140 लिखना हो, क्या लिखना हो, 140। अब तो हो गया दिक्कत, तो भैया तो हम पहले 150 में जाएंगे। अब 4 बार तो x नहीं ना कर सकते हैं 40 लिखने के लिए, तो हम 50 लिखेंगे। तो पहले C के मतलब क्या हो जाएगा, C के मतलब 100 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 50 के मीनिंग लिखेंगे, 50 के क्या होगा, L हो जाएगा। अब 50 में से क्या होगा, 10 घटेगा तब न 40 आएगा, तो 10 को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, हे दे, तो क्या लिखेंगे, x, तो CXL यानी 140। आया समझ में, नहीं आया। अब हमको 400 लिखना हो, बताइए 400 लिखना हो तो ये होमवर्क, बताइए क्या लिखेंगे, कमेंट में सब लोग बताइएगा। तो 400 को क्या लिखेंगे, तो भैया हम 400 C के 100 लिखे हैं, तो पहले तो हम C लिखेंगे तो होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर C मतलब क्या हो जाएगा, 100, C के मतलब क्या हो जाएगा, 100। लेकिन D के मतलब क्या हो रहा है, देखिए तो 500 हो रहा है यहाँ, तो है D के मतलब क्या होगा, 500, और उसमें से 100 घटा देंगे तो पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 100 घट गया तो क्या होगा, CD बराबर 400। है 500 का मीनिंग लिख लिए, लेकिन इसमें से 100 घटाना है तो पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 400। इतना समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो बताइएगा, फिर से हम आपको समझा दूंगा। तो ये रोमन पद्धति हो गया, ठीक है। अरे संख्या पद्धति में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। अब बताइए जो संख्या क्या है, मेरे दोस्त बताइए संख्याएं क्या है, संख्याएं के बारे में बताइए कि संख्याएं क्या है। तो मेरे दोस्त संख्याएं गणित की मूल आधार है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 10 अंक का। कौन कौन, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 इतने अंकों का प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। इसे संख्या से बड़ा और छोटा से छोटा संख्या हम बना सकते हैं। अगर बड़ी संख्या बनाना है 999 लिख देंगे, 1001 छोटी संख्या बन जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या लिखना चाहेंगे इससे लिखे जाएंगे। ठीक, अब हम संख्याएं इसके बारे में बता दिए हैं। आज हम संख्याएं में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। कौन सा संख्या मेरे दोस्त? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या बताइए तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े हैं और सभी लोगों को मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। बताइए किसे कहते हैं, बताइए। नहीं मालूम है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उससे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो भाई वस्तुओं की गणना कहाँ से करते हैं? जब भी कोई हम खरीद के लाते हैं, जैसे हम मेला गए, आज भसान था हम लोगों की तरफ मेला था तो मम्मी गई खरीद कर लाई, पापा गए तो खरीद कर लाए। तो जब हम लोग छोटे थे तो कुछ खरीद कर लाएंगे, खिलौना लाएंगे, चाहे पिपिया लाएंगे, चाहे गाड़ी लाएंगे, तो हम लोग क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते थे। ठीक है, और एक कम मिल जाएगा तो अब दीदी को 2 गो, हमको 1 गो, हमको भी 2 गो चाहिए, हमको भी 3 गो चाहिए। खूब अच्छा से गिनते हैं लोग। तो वही कहते हैं जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है यानी गणना की जाती है उससे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर में हम देखते हैं, दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या। कौन सा मेरे दोस्त? पूर्ण संख्या। अब बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए ये कुछ नहीं है, इसको होल नंबर कहते हैं। शायद पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बोलिए। तब भैया कुछ नहीं है, कह रहा है कि जो तुम गिन रहे हो ना उसी गिनती में एक अंडा को जोड़ दो, अंडा को जोड़ दोगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहने के मतलब इसमें 0 मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पूर्ण संख्या का। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला देने से क्या बन जाता है कि पूर्ण संख्या में बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को मिला देने से क्या बनता है मेरे दोस्त? तो पूर्ण संख्या बनता है। इतना कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 नंबर में देखते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? और परिमेय संख्या बताइए तुम मेरे दोस्त, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको क्या, परिमेय संख्या है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं बताइए? परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में रहता है। किस में रहता है? P/Q के रूप में रहता है, जहाँ Q यह हमेशा एक पूर्णांक में रहता है, जहाँ Q = नॉट 0। हमेशा परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, जहाँ Q = नॉट 0। उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि ये हमेशा 1/2 ऐसे मने बटा में रहेगा। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अब क्या मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो अब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या है? तो भैया इसी का उल्टा कह दीजिए, इसी का विपरीत बोल दीजिए। ठीक है, इसी का विपरीत बोल दीजिए। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अच्छा आप बताइए तो √9 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि 9 का जब वर्गमूल कीजिएगा वर्ग तो 3 आएगा, और 3 के नीचे हमेशा क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए 9 नहीं होगा, √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब मेरे दोस्त हम आगे जाएंगे तो फिर देखेंगे भाज्य संख्या। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? भाज्य संख्या देखते हैं। मिटा दे इसे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? भाज्य संख्या देखिए, सम संख्या देखिए। ठीक है, तो हम चलिए सम संख्या के बारे में बता देते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो अब मेरे दोस्त अब सम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या बताइए तो ये तो दूसरा तीसरा चौथा क्लास में पढ़े होंगे। तो सम संख्या क्या है बताइए? सम संख्या
इवन नंबर, सही है, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। ये सही सही है ना? जो 2 से कट जाए, हाँ तो सही तो है क्या? वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब प्राकृतिक संख्या ही है। और प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाग लग जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या है, वैसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। भैया तो जब सम संख्या बन गया तो इसी से हम क्या बना देंगे? विषम संख्या बना देंगे। अब विषम संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तब विषम संख्या, इसको आप कह सकते हैं ऑड नंबर कहते हैं ना, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तब विषम संख्या को क्या कहेंगे? तब विषम संख्या वह संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है जो 2 से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो हो जाएगा विषम संख्या। क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? विषम संख्या। क्या हो गया मेरे दोस्त? विषम संख्या। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या। क्या जानते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक, ठीक है, एक को छोड़कर, मतलब किसी और से कट जाए, मतलब एक और के खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो मतलब भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे हम देखते हैं, हाँ, एक से बड़ी वे भी संख्या है, हाँ, जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भागे। सही है। वैसे ही तो कह रहे एक और इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग लग जाए तो वह क्या है? भाज्य संख्या होता है। एक होता है और एगो खुद के छोड़कर, खुद को नहीं। तो जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 एक से कट जाएगा, 5 से खुद से तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ कहता है एक से भी कटे, किसी और अन्य संख्या से कट जाए, वो क्या है? भाज्य संख्या। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 भाज्य संख्या है कि नहीं? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 भाज्य संख्या है कि नहीं? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 7 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो भैया ये अभाज्य संख्या है। 7 क्योंकि 1 से कटेगा और 7 से। तो 8 बोलिए, 8 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 9 बोलिए तो 1 से, 3 से और 9 से। तो वैसी संख्या है भाज्य संख्या का, वैसी संख्या है जो एक और किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। यही नहीं कहते हैं? जो एक और एक से बड़ी सभी संख्या है, हाँ हाँ सही है, जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, ठीक। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या। इसी से पलट दीजिए। कह रहा है अभाज्य संख्या कि मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या सही है? हाँ, एक से बड़ी सभी संख्या है जिनमें स्वयं उसी संख्या और उसी से, हाँ हाँ सही है एकदम। तो एक और खुद से, किसे? एक और खुद से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं और किसी से नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिए 2, तो 1 से कटेगा और 2 से खुद से कटेगा, तो 2 भाज्य संख्या क्या? अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। और मान लीजिए फिर 3 1 से कटेगा और किसी से कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद में 7 हो जाएगा, फिर 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 11 के बाद में 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या। यानी एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सब अपने से कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा, तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मिटा दे। इसमें जो दिक्कत होगा बताइएगा। क्या नींद लग रहा है क्या तुमको? 10 बजे सोने लगते हो हैं? कैसे तुम लोग पास करोगे भाई? हाँ, तो क्या हुआ? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या जान गए। पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या क्या है बताइए? पूर्णांक संख्या
यह धनात्मक प्लस ऋणात्मक दोनों रहता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या पूर्णांक संख्या कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाता है। हाँ सही है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। सही है। अरे हम अपने भाषा में बता रहे हैं, वो किताब के भाषा से बोल रहा है। तो जिसमें हम प्लस और माइनस दोनों रहे उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 है तो यहाँ क्या चलेगा? -1, -2, -3, -4 ऐसे, और इधर चलेगा तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना आप कम से कम इसको याद कर लीजिएगा कि कैसे, मतलब अब हम एक बार फिर से देखिए बात करते हैं। परमीय संख्या, देखिए हमको भी याद नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, परमीय संख्या। परमीय संख्या को जरूरी है कि जो हम लिखवाए उसी तरह से आप कैसे भी समझ लो अपने भाषा में। जब भी याद किया जाता है तो अपने भाषा में परमीय संख्या है। परमीय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। यह हमें हमेशा पूर्णांक में रहता है, लेकिन Q = नॉट 0 रहता है। Q का मान यानी P/Q रहेगा तो Q के मान हमेशा 0 नहीं रहेगा। 0 आ गया तो परमीय संख्या नहीं है, तो Q = नॉट 0 रहेगा परमीय संख्या। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा थे? अपरमीय संख्या। तो अपरमीय संख्या P/Q के रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर लिखवाए थे क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्या लिखा था। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, गिनती के संख्याओं को, और उसके बाद में कहते हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्याओं में 0 लगा देने से पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद में भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या एक और किसी अन्य से कटे, एक से बड़ी किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसको भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या एक और खुद से कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या जो 2 से कटे उसे सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या। इतना आपको याद हुआ मेरे दोस्त? तो यही रहा। और आगे देखते हैं क्या क्या बताना होगा। तो हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, कुछ सूत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस सूत्र से सभी संख्याओं का योगफल वाला सूत्र बन जाएगा। अब आपसे पूछेगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार, चलिए हम लिखते हैं, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मेरे दोस्त लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखिए। वर्गों का योगफल। तो इसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? इसका सूत्र बराबर देकर लिख लीजिएगा, n × n + 1 इंटू 2n + 1/6। क्या लिखेंगे? 2n + 1/6। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ये लिख लीजिए, के वर्गों का योगफल n × n + 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, अब लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब हम लिखते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या? घनों का योग। घनों का योग। अब घनों का योग लिखेंगे, यही लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग जहाँ है ना वहीं पर हम घन कर देंगे। तो इसका घन के क्या करेंगे? ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब लिख लीजिएगा n × n + 1। आप बाई में क्या लिख लेंगे? वही 2 लिख लेंगे, और फिर इधर से ब्रैकेट घेर के इस पर होल x²। ठीक है, n × n + 1/2 पर होल x²। लगातार n तक के घनों का योगफल। ठीक, अब आते हैं फिर आगे। स्कूल के बच्चे आ गए सब, आज से स्कूल खुल गया, अब वीडियो बनाने में भी दिक्कत ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। लगातार n तक की विषम संख्याओं का
लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग दम इजी होता है मेरे दोस्त, इसको याद करने में कुछ नहीं है। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n प्लस वन बाई 2 होल एक्स बार। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा ही, n प्लस 1 बाई 2 पर होल एक्स बार। लेकिन कहेगा लगातार n विषम संख्याओं का योग तक नहीं कहेगा, n तक नहीं कहेगा, कहेगा लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए लगातार n विषम संख्याओं का योग। अब लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा मेरे दोस्त, तो n पर एक्स वाई क्या हो जाएगा, n पर एक्स वाई। ठीक है, इतना ही सूत्र होगा। लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n पर एक्स वाई। अब एक चीज़ और देखते हैं, कि भाज्य बराबर क्या होगा। अब भाग आपको बनाने आता होगा, डिवाइड, तब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, पहले इतना लिख लीजिए तब फिर बताते हैं। हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक, ये भी सूत्र आपको भाग जांच करने के लिए होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, किसी भी परिपूर्ण संख्या, इसको मिटा देते हैं, किसी भी परिपूर्ण संख्या का वर्गों का योग कहेगा कि ऐसे पूछेगा, किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का अंक क्या क्या आ सकता है। तो भैया किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या के जगह पर, इकाई के जगह पर आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 1 4 5 6 9, 5 6 9 संख्याएँ आ सकता है। तो ये सब सवाल बनाएंगे तो आपसे पूछेंगे, और ये सब आएगा, कहेगा किसी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पर कौन कौन आ सकता है। तो आपको याद रखना है 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। अब कहेगा वर्ग, ये तो वर्ग के हो कि वर्ग के इकाई के स्थान पे। अब कहेगा घन के, किसी भी घन संख्या के इकाई के स्थान का अंक क्या आ सकता है। तो घन के इकाई के स्थान का अंक क्या आ सकता है, तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सब आ सकता है। 0 से 9 तक ले कोई भी संख्या हो वो सब आ सकता है। एक चीज़ और छूट रहा है, रुकिए, हम एक बनाए हैं, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा हम बता देते हैं। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये नहीं होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब इससे देखिए सवाल कैसे कहेगा बनेगा, तो कहेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जितना भी सवाल ये सूत्र लिखा है ना, सब पर सवाल बनेगा। कहेगा 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो लास्ट संख्या क्या है, 20। n कहा जाता है अंतिम संख्या को। n किसको कहा जाता है, अंतिम संख्या को कहा जाता है। ठीक है, n किसको कहा जाएगा, अंतिम संख्या को। ठीक है, तो अंतिम संख्या n, तो अंतिम संख्या क्या है 20, फिर क्या है, फिर अंतिम संख्या है प्लस 1, और बाई क्या है 2, और 20 तो रहेगा ही, 20 प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा 21/2, यहाँ से काट देंगे 2 दहा 20, तो 21 दहा क्या हो जाएगा 210, यही आंसर हुआ। इसी तरह से सभी सूत्र पे आपको सवाल मिलेगा और सबको आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इतना ही सूत्र है, और कुछ है क्या सूत्र, नहीं, बस हो गया। इतने एक सूत्र को आपको शून्य से गुना, शून्य के गुना। अब शून्य के गुना देखिए चाहे भाग देखिए, शून्य के गुना, शून्य माने अंडा,
शून्य बने अंडा। हम लोग बचपन कहते हैं कि अंडा खाओगे, तो कहेगा हाँ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कहेगा किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या का मान क्या रहता है? अपवर्तित रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्त? अपवर्तित रहता है किसी संख्या को जोड़ने और घटाने पर। तो देखिए यहाँ 5 - 0, तो क्या होगा मेरे दोस्त? कुछ मान बदलेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और मान लीजिए 12 + 0 क्या होगा? जोड़ने और घटाने के लिए करें। याद करिए किसी संख्या में शून्य को जोड़ने अथवा घटाने पर भी उस संख्या का अपवर्तित रहता है। 12 + 0 तो 12 होगा। अब ये इतना समझ में आ गया। दूसरा सुनिए, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। अब किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। जैसे मान लीजिए 4 × 0 है, स्टार के चिन्ह है, 4 × 0 = 0। और 12 × 0 क्या होगा? 0। कितना भी संख्या ले लीजिए, 6, 7, 5, 9, 3, 2, 1, 2, 1, यहाँ से 0 से गुना कर दीजिए, सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या से 0 से गुना करने पर सभी संख्याओं क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जोड़ समझ गए, घटाव समझ गए 0 से, अब गुना भी समझ गए। अब हमको क्या जानना है? भाग। क्या जानना है मेरे दोस्त? किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर, देखिए किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल शून्य होता है। सॉरी, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल क्या होता है? शून्य। जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संक्रियाएं अर्थहीन होती है। अब क्या होता है कि किसी संख्या को भाग देने की संक्रिया क्या होता है? शून्य से किसी संख्या को भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं 0/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? 0/5 क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 0/5 5 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन कहेंगे कि नहीं 8/0 क्या लिख दें? मान लीजिए 8/0 चाहे 5/0 चाहे 2/0, तो इसका क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा कि नहीं? ये अर्थहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थहीन हो जाएगा। अर्थहीन गलती लिखे है ना, अर्थहीन, ये अर्थहीन हो जाएगा। इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या अस्तित्व में नहीं है जिससे कि भाग दिया जाए से। तो 0 × 0 चाहे 0 में उससे गुना किया जाए तो 8 का संबंध स्थापित हो सके, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए वाट लिख दे × 0, तो यहाँ 8 का संबंध स्थापित होगा? नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, तो ये समझ में आ गया कि इसे इसमें भाग देंगे तो 5, लेकिन इसी में 0 से भाग देंगे तो ये अर्थहीन हो जाएगा। अब शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका परिणाम क्या हो जाएगा? 1। अब घात समझते हैं, उसके सर पे बैठा हुआ है। और मान लीजिए 25 पे पावर घात है 0, एगो छोटा सा 0 लिखा जाता है डिग्री जैसा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। और पूरा 25 के मान हो गया 1। किसी भी संख्या का 3 पे पावर डिग्री तो क्या हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या के पावर होगा तो वो 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है, x पे पावर m गुने n रहता है, तो इसको क्या करते हैं? x पे पावर m + n। ये सारे नियम कॉन्सेप्ट आपको 2 बार 3 बार मेरे पढ़ाने के बाद, कॉपी में नोट करने के बाद 2 बार 3 बार आपको याद करना है, किसी से सुना देना है। और ना तो कहिएगा कि मेरे पास ही फ़ोन कीजिएगा, सर मैथ में पूछिए कि हम सुना पाते हैं कि नहीं, तो हम आपसे पूछ लेंगे। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस होगा तभी आप मेरे पास फ़ोन करेंगे, ना तो कहेंगे याद है ये नहीं है। तो याद कीजिए, अपने में बुदाइए। और उससे भी अच्छा तरीका है कि याद हो गया, और मान लीजिए याद हो गया तो उसको लिखना शुरू कीजिए, लिख कर बाद में मिला लीजिए कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ तरीका होता है पढ़ने का। हम कहेंगे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? आप जानते हैं पहले कि 10 संख्याएं होती है, उसी संख्या से क्या बनता है? आपका कोई भी संख्या बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी संख्या से छोटी सी छोटी संख्या और बड़ी सी बड़ी संख्या बनता है। तो आप नोट में कहीं लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। हमको बड़ी संख्या लिखना है। क्या लिखना है? बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है, बड़ी संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे?
ज़रा बताने का प्रयास कीजिए। जो बड़ी संख्या है इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। तो ये 1 अंक की बड़ी संख्या होगा। अगर कहेगा आपसे कि 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा, तो 2 को 9 दे देंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या क्या है, तो 3 को 9 दे देंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 को 9। ऐसे ही जितना भी कहेगा उससे हम संबंधित 9 दे देंगे। ठीक। अब कहेगा छोटी संख्या, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है क्या करते हैं कि 1 लिख देते हैं और दाईं की ओर उतने से 1 कम 0 लिख देते हैं। जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है, क्या लिखना है? 5 अंकों की छोटी संख्या लिखना है मेरे दोस्त। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पे दे के 4 को 0। 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो गया? 1 दे के 4 को 0। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 दे के 0, 1 2। ठीक है। फिर 3 अंकों की छोटी संख्या 1 दे के 0 0 0। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बड़ी संख्या कहेगा तो 9 9 9 और छोटी संख्या कहेगा तो ये। अच्छा, इसी में अब चलिए बताइए हमको, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको हम दे दिए अंक 9 4 3 2। अब कहेंगे कि इससे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या इन 4 संख्याओं से ही बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बनाइए इससे बड़ी संख्या। कैसे बनेगा, तो भैया हम क्या करेंगे, 9 बड़ी संख्या पहले है, उसके बाद में क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है 2 है। अब बड़ी संख्या बन गया तो 9322। अब कहेंगे छोटी संख्या, इसी संख्या से छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे इसमें छोटी कौन है, तो 2 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 9 है। तो ये छोटी संख्या हो गया। यदि अब दे दिया जाए 1 0 2 1। अब कहेंगे इसमें बड़ी संख्या बनाइए, यहाँ 3 दे दीजिए। चलिए यहाँ पर 3 दे दीजिए, यहाँ पर 2 दे। अब कहेंगे इससे बड़ी संख्या बनाइए, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 3 2 फिर 1 0, 32 से 10 ही होगा। अब कहेंगे इससे छोटी संख्या बनाइए, तो छोटी संख्या क्या बनाएंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 2 3। अब देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या में बताए थे कि 1 लिख के उसके बाद में दाईं के अंक में एगो 0 लिख देते हैं। तो 0 2 3 1023। अगर हम यहाँ पर 1023 है, अगर 0 ना लिखे और हम 2 देख रहे हैं तो 2 देकर लिखेंगे 0 और 3 लिखेंगे तो 1203 हो गया। तो ये बड़ी संख्या हो गया ना इससे। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ में आ गया। आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों का प्यार बहुत भरपूर मिला है, तभी आज 1000 के पार कर चुके हैं लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर हम देखते हैं 4 आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर अब इससे संबंधित जोड़ और घटाव का नियम देखते हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। ठीक है, 4 संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने से क्या बनता है, पूर्ण संख्या मिलता है। पूर्ण संख्या निम्न 4 नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती है। ये जो पूर्ण संख्या है ये 4 नियमों को संतुष्ट करती है। लेकिन ये पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन का क्रियाओं को संतुष्ट करती है। किसको करती है, जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती है। कौन करती है, पूर्ण संख्या किसको करती है, जोड़ तथा गुणन की क्रियाओं को संतुष्ट करती है। परंतु क्या होगा कि भाई घटाव और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। घटाव और भाग के लिए यह पूर्ण संख्याओं का नियम मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका कौन कौन से सूत्र को संक्रियाएं को आधारित करता है। तो सबसे पहले संवरक के नियम, कौन, संवरक का नियम। अब संवरक का नियम में देख लीजिए इसको कैसे होता है मेरे दोस्त। संवरक के नियम में हम अगर ये जोड़ करेंगे तो जोड़ के लिए देख लीजिए, जोड़ के लिए, ठीक है, जोड़ के लिए अब जोड़ और गुना के करता है ना, तो इधर गुना लिख देते हैं। भाग के लिए तो करता नहीं है तो यहाँ पर गुना हो गया। ठीक है, तो जोड़ के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, हो जाएगा। ये संवरक नियम है। ऐसे 5 गुने 3 ये क्या हो जाएगा 15। ये क्या होगा, संवरक नियम। आया समझ में। तो ये तरह से संवरक नियम हो गया। दूसरा का देखते हैं तो क्रम विनिमय नियम। कौन सा होगा, क्रम विनिमय नियम। क्रम
विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब क्रम विनिमय नियम हो गया, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए जोड़ के लिए देखिए 3 + 4 लिखे हैं ना, 3 + 4 लिखे ना, तब भैया ये क्या होगा कि 4 यहाँ आ जाएगा, आई प्लस का हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। आ गया समझ में? अगर मान लीजिए गुना में करते हैं तो 5 × 3 है, तो भैया ये उधर जाएगा ना, तो 3 गुने 5 हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम में। मतलब इधर वाला उधर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा है साहचर्य नियम। ऊपर वाला मिटा दें, नीचे शायद नहीं दिखाई, चलिए एगो और नीचे लिख देते हैं। क्या लिख दें? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। देखिए वीडियो बनाने में, वीडियो के सामने पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, हम लोगों के लिए और दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों के पास डिजिटल वीडियो नहीं है। लेकिन मन में इच्छा हो कि किसी को मदद करना है, किसी को पढ़ाना है, तो ज़रूर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही इसी लाइन में लगे हैं। हाँ, मेरे पास साधन नहीं था, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था, तो ऑफलाइन बच्चे सबको पढ़ाते हैं हम। ऐसा थोड़ा है कि नहीं पढ़ाता है आदमी। देखिए साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ के लिए 2 प्लस, अब हम इसको क्या करेंगे, 3 5 ब्रैकेट में लिख देंगे। 3 + 5 ब्रैकेट में लिख दिए, 2 + 3 + 5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, और प्लस ये ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा। तो अब ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 3 + 5। आया समझ में? अब ऐसे ही गुना में भी होगा। तो अब मान लीजिए गुना में यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक, और गुना में क्या करते हैं, 2 देख के गुना में ब्रैकेट में दे देते हैं 3 × 5। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, 2 के साथ में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 3 गुना करके 5 उधर चला गया। तो इसको हम साहचर्य नियम। तो पूर्ण संख्याओं के आधारित संख्याओं के कितने नियम है? तो 4 है। कौन कौन? संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम। इसको 2-3 हाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं, कौन सा है? बंटन नियम। कौन सा नियम है मेरे दोस्त? बंटन नियम। ठीक है, अब भैया बंटन नियम क्या है? बंटी बबली वाला तो नहीं है ना, बंटन नियम है। ठीक है, बंटी बबली वाला नहीं है, बंटन नियम। ठीक है, अब बंटन नियम है तो क्या है? अब बिहार सिविल कोर्ट में जाना है तो इतना तो मेहनत करना ही हो। तो ठीक है, तो 2 × 3 + 5, 2 × 3 + 5। अब क्या करेंगे, बंटन नियम में देखिए कि इससे जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, और ये प्लस में चला जाएगा, फिर इससे। ठीक है ना, प्लस में चला जाएगा इससे। तो यहाँ देखिए 2 × 3 प्लस, ये गुना है और फिर गुना इससे होगा 2 × 5। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। मान लीजिए कि 1 यहाँ पर दे देते हैं, 11 + 2, 11 + 2 ऐसे हो गया, और गुना में हम 7 दे दिए। अब बताइए इसको क्या करेंगे, बताइए। तो 11 × 7 होगा, इस अंक से इसमें गुना होगा, तो 11 × 7, फिर बचा का 2, तो यहाँ प्लस बीच में है ना, प्लस। अब 2 से इसमें हो जाएगा 2 × 7। ये आपका क्या हुआ? बंटन नियम। क्या हो गया मेरे दोस्त? बंटन नियम। ठीक, चलिए इतना तो कंप्लीट हो गया। अब संख्याओं से संबंधित अब हम कुछ सूत्र के बारे में जानते हैं, जिससे सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं। तो आज मैं ऑब्जेक्टिव सवाल को प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जहां समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखता हूं कि 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। देखिए ये आपको मिलिट्री स्कूल में भी ये सवाल पूछा है। 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो 9 का स्थानीय मान आपको बताए थे कि इतना जब अंक रहेगा तो 9 किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। तो देखिए ऑप्शन में दे रहा है 9, 900, 9000, 51, 1000, 10,000, 90,000, इतना ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त? तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जहाँ 9 है उसको 9 लिख लीजिए, उसके बाद में जितना अंक है उसको 0 लिख दीजिए। तो कितना अंक है? 4 गो। तो यहाँ पे कितना अंक होगा? तो 4 गो।
तो मेरे दोस्त तो आपका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में बताइए तो ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4 नंबर सही हो जाएगा। तो स्थानीय मान नहीं मालूम है तो स्थानीय मान के बारे में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या है। तो 7 का ही स्थानीय मान कह रहा है और 7 का ही जातीय मान कह रहा है और दोनों में अंतर क्या है। तो भैया स्थानीय मान 7 का क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान यहाँ देखिए 7 का स्थानीय मान यहाँ कहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70 सॉरी यहाँ पर 32, 90, 75 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70। और कह रहा है जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 का जातीय मान हो जाएगा आपका, जातीय मान हो जाएगा सिर्फ 7 और दोनों का अंतर कर रहा है तो इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 63। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर है पहला ही, हम आपको क्या करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर हम सवाल लिख रहे थे ना तो ज़्यादा समय लग रहा है लिखने में, तो हम सोच रहे हैं कि कितना लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 को क्वेश्चन लिखेंगे तब तक ये बोर्ड भर जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक पेज पे लाइन से लिख कर यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा और चाहे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ तो आप लोग लिखते जाइएगा। तो इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, तो मेरे दोस्त 63 होगा, आपका 63 ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। अब तीसरा सवाल हम देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, आपको उस पर आ जाएगा या तो आप लोग लिखते जाइएगा, इतना तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए कि आप लोग लिखते चलिए। अब देखिए तीसरा कर है 39, 49, 7 लिख रहा है 39, 49, 7 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या योगफल 3 से विभाजित हो और कौन सी छोटी संख्या, तो मेरे दोस्त छोटी संख्या देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, इसमें ऑप्शन में दे रहा है 1 में 0, फिर 2 नंबर में दे रहा है 1, फिर 3 नंबर में दे रहा है 2 और 4 नंबर में दे रहा है 4। अब कह रहा है कौन सी 39, 49, 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से विभाजित। छोटी संख्या किसे कहते हैं, 1 अंक के छोटी संख्या 1 होता है, 2 अंक की छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होता है और ऐसे ही 4 अंक के 5 अंक के बढ़ेगा। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 9 होगा, 2 अंक की बड़ी संख्या तो 99, 3 अंक की बड़ी संख्या तो 999, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इतना में कह रहा है कि कौन सी संख्या छोटी संख्या जोड़ा जाए कि ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो मेरे दोस्त 3 से कटने के नियम आपको क्या बताए थे, याद है, याद नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, उसको याद कीजिए, इससे आपका संख्या पद्धति से जरूर सवाल आएगा। नहीं आया बिहार सिविल कोर्ट में, चाहे सीटेट में या नवोदय विद्यालय में, किसी में, तो आप हमसे कहिएगा। आप ग्रुप डी का, रेलवे का, किसी की भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो जरूर क्वेश्चन इससे आता है। तो आप देख लीजिए कि 3 से कटने के नियम आपको बताए थे, सभी संख्याओं का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वही 3 से करता है। तो इसको जोड़ दीजिए, 9, 6, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20, 9, 29, 29, 3, 32। तो 32 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 का पाराम नहीं है। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 32 में हम छोटी संख्या क्या जोड़ते हैं, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगा। तो 32 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, 3 के पहाड़ा में 33 है कि नहीं, तो 11 33। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ तक देख लिए, 3 को क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं आगे, फिर आगे देखते हैं, कह रहा है संख्या, देखिए संख्या लिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन के संख्या, ठीक है, संख्या 2 यहाँ पर दे दिया है स्टार, क्या दे दिया है मेरे दोस्त, स्टार दे दिया है। उसके बाद में लिखा है 3, 4, 5, 3, 4, 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, किस चीज़ से मेरे दोस्त, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर लुप्त अंक क्या होगा। ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है 1 नंबर में 0, 1 नंबर में दे रहा है 2, ठीक है, और 2 नंबर में, 3 नंबर में दे रहा है 1, ठीक है, और 4 नंबर में दे रहा है 4। तो मेरे दोस्त यहाँ कह रहा है कि ई संख्या कौन सा होगा, तो भैया 9 से कटने का नियम आपको भी बताए थे, तो 9 से कटने का नियम याद रहेगा तो अभी आप फटाक से ना बता सकते हैं, ना तो सब भाग देना शुरू करेंगे। तो देखिए 9 से कटने का नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल 9 का गुणज में हो। तो यहाँ 5, 4, 9, 9, 3,
12, 12 2 14। अब 14 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा, तो 14 में हम एक 0 जोड़ेंगे तो 9 के पारा में 14 है, नहीं है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 होगा तो नहीं होगा। यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 15, तो 9 के पारा में है 15, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 भागा 9 करेंगे, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन सुनते हैं। फिर कह रहा है कि संख्या 14, 38, 65, संख्या 5 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 14, 38, 65, 14, 38, 65 में किससे विभाज्य है? ऑप्शन दे रहा है आपको, एक दे रहा है 3, फिर 4, 5, 3 4 5 सॉरी 3 4 8, 3 4 8 हो गया। फिर ऑप्शन नंबर में 2 नंबर है 5 2 9 हो गया। फिर 3 नंबर में दे रहा है 2 3 5 हो गया। फिर 4 नंबर में दे रहा है 3 5 9। अब भैया यहाँ कह रहा है, सुनिए कि संख्या जो है, संख्या 14, 38, 65 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? तो ये 3 गो अंक दे दिया और तीनों में से कह रहा है किससे विभाज्य है, इससे विभाज्य है कि इससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, किससे। इसमें भी क्या, अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो 4 से विभाजित होना चाहिए और 8 से विभाजित, तो इसमें से कौन होगा? अब हम देखते हैं, पहले जोड़ लीजिए 6 5 11 11 8 19 19 3 22 22 4 26 26 1, इसका योगफल आता है 27। क्या आता है? योगफल 27 आता है। अब देखिए 3 से कटने का नियम क्या है? 3 के पारा में हो तो 3 और 27, 3 से तो कट गया। लेकिन 4 से कटने का नियम है कि 2 अंक 4 से कटता हो, तो 2 अंक 4 से कट रहा है, 65 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका खत्म। अब 2 नंबर में देखते हैं 5 से 27 कटेगा, तो भैया 5 से 27 कैसे कटेगा? क्योंकि इसका कटने का नियम होता है कि अंतिम अंक 0 हो और 5 हो तो वो 5 से कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म। अब 3 नंबर देखते हैं 2 से 27 कटेगा। अरे भाई 2 से 27 कैसे कटेगा? 2 से कटने का नियम बताया गया 0 2 4 6 8 अंतिम अंक हो, इकाई का अंक, तो वही कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो 65 है, तो कहाँ से कटेगा? तो ये 3 नंबर भी खत्म। अब तो 4 नंबर ऑप्शन बच गया, तो 4 ही नंबर होगा। फिर भी होगा कैसे? तो देखिए 3 के पारा में 27 है, 3 नंबर 27, 5 से है कट जाएगा, 5 कम 5 लास्ट अंक है, 9 से कट जाएगा, 9 27, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कि कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लिखते जाइएगा, स्क्रीन पर देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे सवाल देखिए, हम जो बोल रहे हैं तो उसको वीडियो रुका कर तो लिख सकते हैं ना, वीडियो रुका कर आप लोग लिख लीजिएगा, तो क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस हो जाए। और अभ्यास के लिए मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा, जब ये समझा दूंगा तो आप बनाएंगे, उसके बाद में बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए, इतना हो गया। अब आगे देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? भैया निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 81, 2 नंबर में दे रहा है 83, 3 नंबर में दे रहा है 85 और 4 नंबर में दे रहा है 87। 4 नंबर में दे रहा है 87 और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भैया ये 81 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है? तो नहीं है, तो इसको नहीं है। ठीक है, अब ये 83 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, ठीक, एक खुद से कटेगा 83 से और किसी और से कटेगा, तो 8 3 11 हो रहा है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब 85 तो ही कटिए जाएगा, 8 7 15 और 3 से कटिए जाएगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या कौन होगा? 2। अगर नहीं जानते हैं अभाज्य संख्या क्या है तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आप नंबर सिस्टम के जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसको आप देख लीजिए, नहीं तो आप बउआइएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सब। तो आपको बउआने की जरूरत नहीं है। आप बिहार सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो आप जाकर वो देख लीजिए। आगे देखिए, उसके बाद में है 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है? भैया क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है
कह रहा है 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो मेरे दोस्त 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्या है, 1 और 50 के बीच में देखना है, बीच में कह रहा है 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, तभी आपको समझ में आएगा संख्या पद्धति, नहीं तो संख्या पद्धति से आपका सवाल छूट जाएगा। तो 1 और 50 के बीच में, तो 1 के बाद में क्या होगा मेरे दोस्त, 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि अपने से कटता है, 2 से कट जाएगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। फिर 3, तो सर 3 भी ऐसे ही है। 5, तो 5 भी अपने से कटेगा खुद से। फिर 7, तो 7 कटेगा। 9, तो ना सर 9 नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, 3 गो से कट गया, तो 9 नहीं है। 11, तो हाँ सर 11 हो जाएगा। फिर 12, तो नहीं सर 12 नहीं होगा, तो 13 हो जाएगा। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद में 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। 19 के बाद में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नहीं होगा। 21 होगा, नहीं होगा सर। 22 होगा तो नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। 23 के बाद में देखिए, तब 23 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 23 के बाद में फिर बताइए क्या होगा। 23 के बाद में 24 हो जाएगा तो नहीं होगा, 25 होगा तो नहीं होगा, 26 होगा तो नहीं होगा, 27 होगा तो नहीं होगा, तो 28 होगा तो नहीं होगा, तो 29 होगा। 29 होगा तो फिर 31 हो जाएगा। 31 होगा तो फिर 32 होगा तो नहीं, दिमाग में चलाना है, जब आपको सूत्र याद रहेगा तभी दिमाग में चलेगा। 32 होगा तो नहीं चलेगा, 33 होगा तो नहीं चलेगा, 3 से 11 से कट जाएगा। 34 तो नहीं, 35, 36, 37 हो जाएगा। 37 के बाद में 38 नहीं होगा। 38 के बाद में 39 हो जाएगा। 39 हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। 9, 3 12, 3 से कट जाएगा, इसलिए ये 39 नहीं होगा। फिर 39 के बाद में क्या होगा, 41 हो जाएगा। 41 के बाद में क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 के बाद में क्या होगा, 47, बस। 47 के बाद में तो 49 आ जाएगा, तो 49 तो नहीं काटिए जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 1 15 है। कितना है, 15 है कि नहीं, आंसर है आपका 15 है 1 से 50 तक के बीच में। अब चलिए इतना समझ गए, अब 7 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आगे देखिए, क्वेश्चन आप समझते जाइए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, ये क्वेश्चन सिर्फ समझा रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। और जो उसमें से नहीं बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, सभी लोगों को PDF मिल रहा है ना। कोई अगर PDF मिल जा रहा है तो आप लोग जाकर कमेंट में बता दीजिएगा कि हमको PDF मिल गया, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि ना सर जी PDF देते हैं, ना तो पता लगा सर जी झूठों को कहते हैं, ठीक है कि PDF देते हैं। कई को महाशय लोग कमेंट किए थे, सर जी आप झूठ बोल रहे हैं। 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर रहा है कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे दोस्त 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आपको लघुत्तम आता है तो बस कुछ मत कर दीजिए, यहाँ भाग दीजिए। 2 5 10 0 0, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10 0, फिर 2 से जाइए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर किसने से जाइए 5 से, 5 दूनी 10, 50 25, फिर जाइए 5 से 50 25। अब अभाज्य गुणनखंड सिर्फ हो जाएगा अभाज्य गुणन अभिष्ट संख्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका आंसर भी है, पहले में दिया है 10 गुने 10 गुने 10, फिर दूसरा का ऑप्शन में दिया है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 10, फिर तीसरा का में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, और तीसरा का में चौथा में, तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहे तो आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। आइए आगे देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। तो 6 अंकों की छोटी संख्या आपको बता दिए थे, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, 1 पर दे के 5 गो 0, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब कह रहा है 6 अंकों की छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब मेरे दोस्त 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर का मतलब होता है घटाव, यही बना देते हैं, अलग बनाने की क्या जरूरत है। आप 10 क्लास में 9 क्लास में थोड़े हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0, आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का 1 होगा।
ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे देखिए, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपसे संख्या पद्धति में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में, कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 1000। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। अब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 है, अब इसमें 89 से भाग लगेगा तो नहीं, तो कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 89 से भाग लग जाए। अब आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 89, ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको 1000 लिख के क्या करना है कि 89 से भाग दे देना है। क्या दे देना है मेरे दोस्त, 89 से भाग दे देना है। तो 89 से दीजिएगा तो 89 कम क्या जाएगा भाई 89, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में 60 गया 1, 2, 1 हो जाएगा ना 1, और उसके बाद में क्या है 0, तो 89 कम 89 होगा, तो 10 में से 9 गया 1, 10 में 60 गया 2। अब कह रहा है कि जोड़ी जाए, जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको घटा लेना चाहिए। जोड़ने के लिए जब कहे तो क्या करना चाहिए, घटा लेना चाहिए। तो 89 में से 21 गया, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 68 को जोड़ दीजिएगा 1000 प्लस 68, तो 1068, ये आपका 89 से भाग लग जाएगा। 89 से भाग 68 लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 68। इसको इसमें से क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। शेष को क्या किया जाता है, भाज्य में से घटा लिया जाता है। जो संख्या आएगा वही उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो 89 से भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन सुनिए। आगे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए, कह रहा है 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। लिखा है क्वेश्चन 13 नंबर, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किसे, तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है। तो मेरे दोस्त इसके लिए हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तब मेरे दोस्त क्या करेंगे कि ऐसा जब सवाल दे तो 7 लीजिएगा और यहाँ 100 कर दीजिएगा। 7 कम 7, यहाँ 3, 0, 7 चौका 28, 2, तो यही 14 आपका होगा। क्या होगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। जब इस तरह के सवाल कहे तो 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो, तो 7 से भाग लगा दीजिएगा और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा आपका, अभिन्न संख्या क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे देखिए, आपको ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए देंगे मैथ के, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। 7275923912 पे आप फ़ोन कर लीजिएगा, फ़ोन कर रहे हैं व्हाट्सअप पर SMS कर दीजिएगा कि मैं यूट्यूब से क्लास करता हूं सर, ग्रुप में जोड़ दीजिए। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप ऐसा है, देखिए मैं ब्रॉडकास्ट से आपको मैसेज करता हूँ, आप किसी के नंबर देख नहीं सकते हैं। आपको जब भी SMS जाएगा तो मेरे पर्सनल नंबर से जाएगा। आपको लगेगा कि पर्सनल हम भेज रहे हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो ग्रुप के माध्यम से जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा नंबर सेव रखिएगा तभी मैसेज आपके पास जाएगा, वरना नहीं जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए मेरे दोस्त, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मेरे दोस्त ऑप्शन में दे रहा है आपको, 1 नंबर में 7, 2 नंबर में 8, 3 नंबर में दे रहा है 3 और 4 नंबर में दे रहा है 5। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो कौन सी संख्या आएगा। तो बताइए मेरे दोस्त कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा सवाल दे ना मेरे दोस्त, तो देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या आएगा। तो एक 0 आता है, 1, 4, 5, 6 और एक और आ जाता है 9। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो यही आपका लगभग आएगा। इन 6 गो अंक के छोड़कर कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इसमें देखिए 8 है, 7 है, 3 है, 5 है, तो आपका 5 ही आंसर होगा। तो आप कहिएगा सर कोई से, सर 6 भी तो है, तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है ना,
तो देखिए हम 4 का वर्ग करते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए तो 4 से वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16। तो इकाई के स्थान पर क्या रहा है, इकाई न कर रहा है। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 4 चौका 16। अब हम 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 3 3 के 9, तो 9 है आपका, 9 है। अब मान लीजिए 5 का करते हैं वर्ग तो 50 25, तो 5 है तो यहाँ 5 है। अब 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, तो 4 है। 9 का वर्ग करते हैं तो 99 है 81, 1 है इकाई के स्थान पर। तो किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसका मान आपका 0 हो सकता है, न तो 1, न तो 4, न तो 5, न तो 6, न तो 9। ये जो ऑप्शन में से ये जो रहेगा वही होगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आएगा। ना तो 0 से लेकर 9 तक वर्ग करके आप देख लीजिएगा कौन कौन सा संख्या आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर कह रहा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। भैया अब तो वर्ग हो गया, अब आगे कह रहा है कि घन किया जाए। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे दोस्त इसमें आपको ऑप्शन में दे रहा है, देखिए एक में दे रहा है घन में 3 हो जाएगा, 1 नंबर में 3, फिर 2 नंबर में दे रहा है 0 से 9 कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, 0 से 9 कोई भी अंक आ सकता है। फिर 3 नंबर में दे रहा है 1 और 4 नंबर में दे रहा है 7। अब बताइए इसमें से कौन सी संख्या होगा। तो मेरे दोस्त ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी संख्या का भी घन किया जाएगा ना तो 0 से 9 तक हो जाएगा। उसमें क्या था, 7 8 नहीं था, उसमें 7 8 आपका नहीं था, तो इसमें सब आ जाएगा। अब घन करके देख लिया जाए तो 2 का घन करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यदि 3 का घन कर रहे हैं तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3, 3 के 9 9 3 27, तो 7 आया। इसी तरह से कितना का भी घन करके देख लीजिएगा, आपका ऐसे ही माना जाएगा, 1 से 9 तक ले आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे फिर देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब 1 नंबर में दे रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है। ठीक है, तीसरा दे रहा है, ये 2 नंबर हो गया। तीसरा ऑप्शन दे रहा है पाई एक परिमेय संख्या है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में दे रहा है मेरे दोस्त कि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब इसमें से कौन सा असत्य है आपको ये बताना है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो बात सही है कि नहीं, तो है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है कि नहीं, है, क्योंकि -1 यानी कम, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो -1 कम कर्जा लिया है, लेकिन -2 ज़्यादा कर्जा लिया है, -3 और अधिक कर्जा लिए हैं। यदि आप किसी से कुछ मांगते हैं और कुछ मांगते हैं ना तो आपके आगे माइनस लग जाता है, और किसी को कुछ देते हैं ना तो आप प्लस हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा धनिक है और वो ले रहा है तो वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई एक परमीय संख्या है कि नहीं। तो पाई भैया एक परमीय नहीं संख्या है, ये अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसी का मान 22/7 जो है एक परमीय संख्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 4/2
9, 2 नंबर में देखिए, अब ये तो आपको बता देना चाहिए, आप नहीं बताएंगे तो मुड़बो करेंगे, ठीक है। 2, 3 नंबर में क्या होगा, ऐसे मारते नहीं हैं लेकिन कभी कभी खींच पड़ता है तो स्टूडेंट लोग को पीटते हैं, ठीक है। 3, फिर 4 नंबर में 4/2। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो मेरे दोस्त अभाज्य संख्या मैं बताया था ना, एक और खुद से कटेगा, एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। एक और खुद से छोड़कर किसी अन्य से ना कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 4/9, तो भैया है 2 है 3 है, 2/3, ही तो हमेशा परमीय संख्या रहता है, ठीक है, परमीय संख्या है कि नहीं। लेकिन अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो यहाँ कट रहा है दोनों, यहाँ √4 और 9, तो 2/3 हो सकता है इसका, तो ये तो हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या तो है नहीं। उसके बाद में देखिए है √8 चौका 32/2, यहाँ कट जा रहा है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 16 के वर्ग का होगा 4 हो जाएगा। तो 4 एक परमीय भाज्य संख्या है कि नहीं, तो भाज्य संख्या हो जाएगा, ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 4/2 है तो 2 दूनी 4, तो 2 क्या हो जाएगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या 2 है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऐसे करके देखना है। और ये 4/9 है तो 2/3, ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया ना। चलिए ठीक, अब आगे देखिए मेरे दोस्त, इतना समझ में आया कि नहीं, रहने